नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। WHO को छोड़ेगा अर्जेंटीना, कोविड के दौरान भेदभाव बनी वजह, यूएसए से प्रभावित बताया जा रहा है फैसला। यूएसए में शुरू हुआ 50501 मूवमेंट, ट्रंप के फैसलों से नाखुश हैं लोग, सभी राज्यों में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। और यूएनजीए के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भारत की यात्रा पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात, भारत ने जताई बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की जरूरत। आइए शुरू करें। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के पहले दिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने का फैसला ले चुके थे। वर्तमान में यूएसए WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, जो इसकी कुल फंडिंग का लगभग 18% योगदान देता है। यूएसए यदि इस संगठन से बाहर होगा तो फंडिंग पर भी असर दिखेगा और बिना फंड्स के WHO दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर चल रहे अपने कामों को कैसे अंजाम दे पाएगा। WHO यूएसए की सदस्यता त्यागे जाने के दुख से उबर ही पाता अभी कि उससे पहले अब खबर आ रही है कि अर्जेंटीना ने भी WHO को छोड़ने का फैसला ले लिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई। वे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी माने जाते हैं। उनका फैसला ट्रंप से प्रभावित भी बताया जा रहा है। हालांकि अर्जेंटीना ने दलील दी है कि कोविड महामारी के दौरान WHO द्वारा प्रबंधन में बरते गए भेदभाव के चलते ये फैसला लिया गया है। अर्जेंटीना का कहना है कि WHO की उस वक्त की गाइडलाइंस के चलते पूरी दुनिया मानव इतिहास की सबसे बड़ी बंदी यानी लॉकडाउन जैसे हालात झेलने को मजबूर हुई। गौरतलब है कि 2024-25 के लिए WHO का बजट $6.9 बिलियन का है, जिसमें से अर्जेंटीना से $8 मिलियन के करीब फंडिंग हासिल होनी थी। यूएसए की तुलना में कम ही सही, लेकिन WHO की फंडिंग पर असर तो होगा। अब एक बार WHO की फंडिंग का सिस्टम समझ लेते हैं। देखिए, WHO को फंडिंग दो मेन सोर्स से हासिल होती है। एक तो सदस्य देश अपना निर्धारित कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन उनकी GDP के आधार पर डिसाइड होता है, मतलब जितना बड़ा GDP का आकार होगा उसी के हिसाब से योगदान। इसीलिए यूएसए का जाना WHO की फंडिंग पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। इस कंट्रीब्यूशन को सदस्य देश हर 2 साल पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव भी करते हैं। इस फंडिंग से WHO के कुल बजट का 20% हिस्सा हासिल होता है। दूसरा सोर्स है सदस्य देशों और अन्य सहयोगियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान। इस सोर्स में निजी क्षेत्र, फिलांथ्रोपिक फाउंडेशंस और अन्य अंतर सरकारी संगठन शामिल होते हैं। इसमें सदस्य देश अपनी मर्जी से कितना भी योगदान दे सकते हैं। आपको बता दें कि 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाओं को पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, आपको पता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी ये संगठन जिम्मेदार है। 50501 मूवमेंट सुनने में लग रहा है कि मैं इतिहास में हुए टोटल नंबर ऑफ प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, पर असल में 50501 मूवमेंट यूएसए में चल रहे एक प्रोटेस्ट का नाम है। इस प्रोटेस्ट का मतलब है 50 स्टेट 50 प्रोटेस्ट इन 1 डे। इसमें यूएसए के 50 राज्यों की राजधानियों में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूएसए में शुरू किया गया ये एक ग्रास रूट मूवमेंट है, जिसे सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए फैसलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें इमिग्रेशन राइट्स, सरकारी जवाबदेही और प्रोजेक्ट 2025 का विरोध शामिल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट 2025 में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन विरोध दर्ज कराने वालों का कहना है कि ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं वे प्रोजेक्ट 2025 की लाइंस पर ही हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट 2025 क्या भला है। देखिए, यूएसए में कंजर्वेटिव विचारधारा वाले वर्ग का मानना है कि लिबरल नेताओं ने यूएसए की स्थिति खराब कर दी है। उनका मानना है कि लिबरल विचारधारा लेफ्ट की आइडियोलॉजी को यूएसए पर थोपकर यूएसए को बर्बाद कर रही है। इसी के चलते एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। प्रोजेक्ट 2025 को प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं।
इस रिपोर्ट में कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट के लिए 900 पेजेस में सुझाव और नीतियों का जिक्र किया गया था। हालांकि जब यह रिपोर्ट पब्लिश हुई तब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए भी नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट में तभी मेंशन कर दिया गया था कि यूएसए की सत्ता में कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आएंगे। इसमें एफबीआई जैसी फेडरल एजेंसीज में बदलाव, शिक्षा विभाग को खत्म करने और अबॉर्शन पिल्स की फेडरल मंजूरी को बदलने, इस तरह के सुझाव दिए गए। साथ ही अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को डिपोर्ट करने की भी बात कही गई है। आप बताइए, क्या प्रोजेक्ट 2025 नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसलों से मेल खाता है? यूनियन बजट 2025-26 में कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिनमें से एक है न्यूक्लियर मिशन। इस मिशन को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ जानकारियां भी दी हैं। जैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नाभिकीय ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। न्यूक्लियर एनर्जी के इसी महत्व को समझते हुए बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मकसद है घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को लागू करना। यूनियन बजट में इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऑपरेशनल किया जा सके। एसएमआर ऐसे एडवांस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जिनकी पावर कैपेसिटी प्रति यूनिट 300 मेगावाट होती है, जो कि पारंपरिक रिएक्टर्स के 1/3 के बराबर है। ये आकार में पारंपरिक रिएक्टर्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। एसएमआर के कई फायदे हैं, जैसे आकार में छोटा होने के कारण इसे उन जगहों पर लगाया जा सकता है जहां बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना मुश्किल है। पारंपरिक रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में काफी वक्त लगता है, जबकि फैक्ट्री असेंबल होने के चलते एसएमआर के निर्माण में कम वक्त लगता है। इनकी निर्माण लागत भी तुलनात्मक तौर पर कम है। इसके कंपोनेंट को फैक्ट्री में असेंबल करके लोकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ये मिशन भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार होगा। 30 जनवरी 2025 तक भारत की परमाणु क्षमता 8180 मेगावाट रही है। इस मिशन को लागू करने के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इन एक्ट्स में संशोधन करके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब यूएन साल 2025 में अपनी स्थापना के 80 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। साल 2025 में यूएन के कई अहम सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। इनमें 4th कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट और 3rd यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस प्रमुख है। भारत की तरफ से इन सम्मेलनों में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कही गई है। साथ ही भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल समेत अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई है। देखिए, फिलेमोन यांग अफ्रीकी देश कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्हें जून 2024 में यूएनजीए के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। यांग के हालिया दौरे पर भारतीय राष्ट्रपति ने भारत और अफ्रीका के बीच एक मजबूत रिश्ते की बात कही है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। आपको बता दें कि यूएनजीए यूएन का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। यूएनजीए के कुछ प्रमुख कामों की बात कर लें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। यह यूएन बजट को भी अप्रूव करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। इन प्राप्तियों में उधार को शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये कि अगर सरकार ने किसी से कुछ धन उधार लिया है तो उसे सरकार की आय नहीं माना जाएगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है या किसी भी जरिए से आपकी आय हर महीने 30,000 रुपये है, लेकिन आप खर्च हर महीने 40,000 रुपये कर देते हैं। तो जो 10,000 रुपये का गैप है उसे पूरा करने के लिए आप या तो किसी से उधार लेंगे या अपनी कोई संपत्ति जैसे कि मोबाइल बेच देंगे। ये जो 10,000 रुपये का अंतर आपके खर्च और आय के बीच में है, यही है राजकोषीय घाटा। सरकार के मामले में जब व्यय सरकार के राजस्व से ज्यादा हो जाए तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यूनियन बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 4.4% अनुमानित है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
केंद्र सरकार ने जल और मिट्टी के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 फरवरी को वाटरशेड यात्रा अभियान शुरू किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। इसका मकसद पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही वाटरशेड परियोजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान को जल लाए धन धान्य थीम के साथ शुरू किया गया। इसमें 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 6,673 ग्राम पंचायतों में 60 से 90 दिनों तक विशेष वैन चलाई जाएंगी। यह यात्रा किसानों को पानी बचाने, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के तरीके सिखाएगी। साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के सही प्रबंधन से कृषि और आजीविका सुधारने पर भी ध्यान देगी। हाल ही में केरल की 8 साल की शासा फातिमा नाम की बच्ची के इलाज के दौरान ब्रुसेलोसिस से मौत हो गई। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो आमतौर पर बिना पॉस्चराइज्ड मिल्क को पीने से होता है। पॉस्चराइज्ड मिल्क वो होता है जिसे गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। यह बीमारी पशुओं जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, सूअर आदि से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, कमजोरी, वजन का घटना शामिल है। इससे किसान, पशुओं के डॉक्टर्स और लैब कर्मी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके इलाज में 45 दिनों तक डॉक्सीसाइक्लिन और 15 दिनों तक स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। पशुओं का टीकाकरण और दूध का पॉस्चराइजेशन बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं। चमन अरोड़ा को उनकी डोगरी पुस्तक इकहोर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डोगरी साहित्य में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार 3 सदस्यीय जूरी डॉक्टर सुषमा रानी, डॉक्टर वीणा गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी की सिफारिश पर दिया गया। पुरस्कार में एक कास्केट, उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका और 1 लाख रुपए शामिल हैं। चूंकि चमन अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये सम्मान 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में उनके परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। आईआईटी मद्रास ने BCGA यानी भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। यह भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस है। इसमें 480 ब्रेस्ट कैंसर रोगियों के 960 जीनोम अनुक्रमण डेटा शामिल हैं। यह भारत में कैंसर की पहचान और इलाज में मदद करेगा। यह प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ और इसे कर्किनोस हेल्थ केयर, चेन्नई ब्रेस्ट क्लिनिक और कैंसर रिसर्च एंड रिलीफ ट्रस्ट ने साथ मिलकर पूरा किया। BCGA से व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मरीजों का इलाज उनके आनुवंशिक डेटा के आधार पर किया जा सकेगा। यह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रहीम अल हुसैनी को 5 फरवरी 2025 को इस्माइली मुसलमानों के नए आगा खान के रूप में नामित किया गया। वे 53 वर्ष के हैं और उन्हें उनके पिता आगा खान 4 की वसीयत के अनुसार आगा खान 5 घोषित किया गया है। उनके पिता ने दुनिया भर में इस्लामी संस्कृति और विकास को बढ़ावा दिया। आगा खान को इस्माइली मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता माना जाता है और उन्हें पैगंबर मोहम्मद के वंशज के तौर पर जाना जाता है। रहीम अल हुसैनी की बात करें तो उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की है और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के विभिन्न संगठनों में काम किया है। यह संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर काम करता है। रहीम को पर्यावरण संरक्षण में विशेष रुचि है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, ब्रुसेलोसिस बीमारी के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? अगला सवाल है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 संबंधित है। यूएसए में एक रिपब्लिक राष्ट्रपति को सत्ता में लाने से, यूएसए में परिवर्तन लाने के लिए एक कंजर्वेटिव प्लान से, नासा का यूएसए के आम नागरिकों को अंतरिक्ष में पर्यटन कराने के प्लान से या फिर दुनिया के सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के विचार से? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आपको सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है दोनों कथन गलत है, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।